हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिप्रा अग्रवाल आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो आपके कोर्स में है वो लेके आई हूँ। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, इसमें हमारा पहला टॉपिक क्रोमोसोम है, लेकिन हम क्रोमोसोम्स पर जाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सेल डिवीजन के बारे में लेंगे। सेल डिवीजन आपको पता ही है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से 8 to 16, 16 इसी तरह से 256 और बहुत सारा ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स जब कलेक्टिवली नोन एज एम्ब्रियो। ठीक है, उसी एम्ब्रियो से फिर हमारे सेल का डिफरेंशिएशन होता है, लेयर्स बनती हैं, वो आगे आप पढ़ोगे, और उससे हमारे नए शरीर का निर्माण होता है। सेल डिवीजन का हमारी जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, क्योंकि जो सेल डिवीजन है वो हमारा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लाइफ का। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को, जो हमारे लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, वो हम पहुंचाते हैं। ठीक है, कैरी करते हैं उनको, ताकि हमारा अस्तित्व इस नेचर में बना रहे। अब आप इस पॉइंट से क्या समझेंगे, जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट का जो बेबी है वो एलिफेंट की तरह लगता है, या लॉयन है, लॉयन का बेबी लॉयन की तरह दिखता है, ह्यूमन बीइंग का बेबी ह्यूमन बीइंग की तरह दिखता है। तो ये सब बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन है। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं हर एनिमल के, चाहे वो एक्वाटिक हो, टेरेस्ट्रियल हो, आर्बोरियल हो, कोई भी हो, वो अपने ऑफ स्प्रिंग्स में इसी सेल डिवीजन के थ्रू भेजता है। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन पास करता है। तो ये इस जो हमारे ये सब भेजने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो सेल की ऑर्गेनली है वो कौन है, स्पेशली न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं या क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ये आप मेरी जो सेल वाली वीडियो है उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो मैंने उसमें अच्छे से डिस्क्राइब किया है सेल के बारे में, न्यूक्लियस के पूरा इलेबोरेट किया है। आप उसको क्लास 10th के लेवल तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो पहुँचाने का काम करिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी फायदा हो सके। क्योंकि आजकल हमें पता है कोरोना काल चल रहा है, तो कोई भी बच्चा ट्यूशन नहीं जा पा रहा है। तो इस वजह से मैं भी पहले ट्यूशन ही पढ़ाती थी, लेकिन अब मैं बच्चों की डिमांड पर अपने वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस मेरी वीडियो को आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दूसरे दोस्त भी इसका पूरा फायदा उठा सकें। चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे, मैंने कल जो पहले इससे पहले वीडियो बनाई है उसमें आपको थोड़ा सा बताया भी था। अब मैं आज आपको दोबारा से न्यूक्लियस का डायग्राम शो कर रही हूँ। ठीक है, ताकि आप, ये हमारी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ये हमारी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये हमारी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर ये हमारी इनर, आप जानते ही हैं सब लोग, 9th में आपने बहुत डिटेल में से पढ़ा भी है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये न्यूक्लियर कोर है हमारे, ये हमारी न्यूक्लियोलस है। ठीक है, इसमें ये हमारा जो है ये पूरा का पूरा क्रोमेटिन फाइबर्स है, क्रोमेटिन फाइबर्स। इसमें जो हमारा सेल पाया जाता है मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो हम इस चैप्टर में किस पे फोकस करेंगे, हम इसमें क्रोमेटिन फाइबर्स के ऊपर फोकस करेंगे। क्रोमेटिन रेटिकुलम भी बोलते हैं इसे, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमारे मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये हमारा बहुत सारे कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। जब हमारी सेल रेस्टिंग फेज में होती है, जब हमारी सेल रेस्ट कर रही होती है, दैट इज व्हेन द सेल इज नॉट इन डिवीजन,
तो जो हमारे ये क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं या क्रोमोसोम्स होते हैं वो कॉइल्ड होते हैं, दिख रहे हैं आपको, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं, और आप इनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो कि कितने हैं क्या है, बस आपको एक कंडेंस्ड मास की फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स जो है हमारे वो कुछ डाइस में, इसको जो हम डाइस इसके ऊपर लगाते हैं हम, तो हमारे ये डाइस से कलरफुल हो जाते हैं और फिर ये हमें क्रोमोसोम्स इसीलिए कहा है हमने इनको। जो क्रोमोसोम टर्म दी है उसका मतलब ही ये है क्रोमोसोम। दो शब्द से मिलकर बना है ये, क्रोमा प्लस सोम। ठीक है, क्रोमा का मतलब है कलर्ड, ठीक है, और सोम का मतलब होता है बॉडी। सोमा का मतलब होता है बॉडी, यानी कि जब हम इन्हें डाई से कलर करते हैं तो ये हमारी कलरफुल बॉडी अलग अलग हमें दिखाई देती है, इसलिए हमने ये टर्म क्रोमोसोम यूज की है। ठीक है, जो सबसे पहले हमारी क्रोमोसोम्स के सेकंड हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स। जो एनिमल्स में क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी की थी वो सबसे पहले वॉल्टर फ्लेमिंग थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। ठीक है, उन्होंने एम्फीबियम एंड सैलमेंडर उसके लार्वी के अंदर डिवीजन करते हुए जो डिवाइडिंग सेल्स थी उनके अंदर उन्होंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा था और लेंथ वाइज देखा था। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किसके अंदर? सैलमेंडर के लार्वी के अंदर उन्होंने जो डिवाइड करती हुई सेल थी हमारी, और जो ये क्रोमोसोम्स जिनको कहा गया था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को, इनको डिवाइड करते हुए देखा था। ठीक है, उसको क्योंकि ये लेंथ वाइज डिवाइड हो रहे थे, ठीक है, उन्होंने माइटोसिस टर्म दी थी। माइटोसिस, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स हमारा जो है सेकंड टॉपिक है। ठीक है, ये हमारे वॉल्टर फ्लेमिंग थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1882 में सबसे पहले सैलमेंडर के लार्वी के अंदर, सैलमेंडर एम्फीबियन है, आप सभी जानते हैं, सैलमेंडर के लार्वी के अंदर सबसे पहले इनको क्रोमोसोम्स को लेंथ वाइज डिवीजन करते हुए देखा था। ठीक है, और उन्होंने उनको डिवीजन, उनके डिवीजन को नाम जो दिया था वो दिया था माइटोसिस, और आज भी यही टर्म चलती है माइटोसिस। ठीक है, जो सिंपल डिवीजन है उसके लिए। माइटोसिस का जो मीनिंग है वो है थ्रेड। क्या है मीनिंग उसका? थ्रेड। क्लियर है बच्चों? माइटोसिस का मीनिंग है थ्रेड। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे फिर डिवीजन के ऊपर काम किया, माइटोसिस के ऊपर काम किया, और अपने बहुत सारे उन्होंने जर्नल्स प्रकाशित किए, लेकिन उन सब के बारे में हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू योर टॉपिक। ठीक है, अब हम अपने थर्ड टॉपिक पर आते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, ओके, क्रोमेटिन। ठीक है, तो क्रोमेटिन हम थ्रेड, एक थ्रेड को, जो एक थ्रेड है उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, फाइबर जो है हमारा क्रोमेटिन थ्रेड या फिर क्रोमेटिन फाइबर, उसके लिए, ठीक है, क्रोमेटिन टर्म इस्तेमाल की गई है। ये हमारा क्रोमेटिन जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो डीएनए और एक हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन। ठीक है, हिस्टोन, इन दो से मिलकर हमारा डीएनए पड़ा है। जो डीएनए है उसकी फुल फॉर्म आपको पता ही है, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये हमारा 40% है क्रोमेटिन थ्रेड में, और हिस्टोन प्रोटीन हमारी 60% है। ठीक है,
जो हमारी हिस्टोन प्रोटीन है वो एक स्पेशल प्रोटीन होती है, उसका नाम ही हिस्टोन प्रोटीन है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो हिस्टोन प्रोटीन क्यों है। इतना आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे अपनी क्वेरी को सॉर्ट आउट करा सकते हैं, ठीक है। तो चलें हम आगे। अब हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपका नेक्स्ट टॉपिक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो जो हमारा डीएनए है इसकी सबसे पहले फ्रैंकलिन थे, रोसालिंड फ्रैंकलिन, रोसालिंड LIND, रोसालिंड फ्रैंकलिन। उन्होंने सबसे पहले हमें डीएनए के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, उसकी शेप बताई थी 1953 में, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है वॉटसन और क्रिक थे, उन्होंने डीएनए मॉडल दिया था, प्रपोज किया था। वॉटसन एंड क्रिक, CRIC, क्रिक, उन्होंने हमारा डीएनए मॉडल दिया था। आज भी यही डीएनए मॉडल वेरीफाई माना जाता है, ठीक है। डीएनए मॉडल दिया था। तो ये आप अगर नोट करना चाहें तो जो भी मैं पॉइंट लिख रही हूँ उनको पॉइंट नंबर डालकर नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था 1962 में, ठीक है। नोबेल प्राइज से इनको ऑनर किया गया था, नोबेल प्राइज जॉइंटली 1962 में, ठीक है। आगे आपकी समझ में। अब देखो हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसे भी बना सकते हैं आप लोग, छोटा बनाना चाहिए छोटा भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं, कई बुक्स में ऐसे भी दिया हुआ है, कहीं में ऐसे भी दिया हुआ है। कैसे भी आप बनाना चाहें वैसे ही आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है हमारा डीएनए का। मैक्रोमोलिक्यूल होता है, मैक्रोमोलिक्यूल तो आपको पता ही होगा, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो हम मैक्रोमोलिक्यूल, जो छोटे से होते हैं उनको माइक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मैंने बता दिया आपको। डबल, सेकंड पॉइंट है डबल हेलिक्स होता है, ये डबल हेलिक्स या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर हमारा जो डीएनए है वो किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड है बेसिकली वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक तो हमारा होता है फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है।
अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखो इसकी कोडिंग होती है A C। चलिए इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी ही पढ़ाती हूँ, उसके बाद बताऊंगी, ठीक है। पहले थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पार्ट ही पढ़ेंगे। जो डीएनए है मैंने बताया वो किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड में 3 सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक तो आपका जो होता है पहले वाला फॉस्फेट होता है, दूसरा शुगर होती है। शुगर हमारी पेंटोज शुगर होती है, ठीक है, पेंटोज शुगर। ये इसका पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है, पेंटोज। पेंटोज यानी कि 5 कार्बन वाली, इसके अंदर 5 कार्बन शुगर का होता है, ठीक है। केवल जो 5 कार्बन 1 2 3 4 5, ये मैं आपको जब केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड करूंगी ऑर्गेनिक वाली, उसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे आप अभी यही समझो कि पेंटोज शुगर होती है, 5 कार्बन वाली होती है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। और थर्ड पार्ट हमारा जो होता है वो नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है। जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो हमारा शुगर मॉलिक्यूल से अटैच होता है, ठीक है। तो ये देखो आप एक ये, उसके बाद हमारा जो है आपकी बुक में दिया हुआ भी है, ये पेंटोज शुगर है, ये आपका पेंटोज शुगर है। इसको आप ऐसे बनाना चाहो ऐसे बना लो, और बुक की तरह यदि आप बनाना चाहते हो तो बुक की तरह भी बना सकते हो। 5 कार्बन वाली शुगर होती है ये हमारी, ठीक है। फिर ये दोबारा यहाँ पे ये ज्वाइन हो जाता है, फिर ये इसी तरह से जैसे आप ड्रॉ करना चाहें, अपनी बुक की कॉपी करना चाहें डायग्राम तो बुक के कर सकते हैं, मुझे कोई वो नहीं है, मेरे करने चाहें तो मेरे भी कर सकते हैं। और ये हमारा है बेस, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन पर हमारा जो है ये फास्फेट लगा हुआ है, फास्फेट का मॉलिक्यूल है फास्फेट, ठीक है, फास्फेट का मॉलिक्यूल है। फिर हमारी ये पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर, ओके। और ये हमारा नाइट्रोजनस बेस है, क्लियर। तो इस तरह की ही यूनिट हमारी इसमें होती है, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल है, फिर इधर भी ऐसे ही होता है, ये एक, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और ये इससे जुड़ा होता है, फिर ये यहाँ पर इसी तरह से पेंटोज शुगर होती है, ठीक है। बुक में दिया हुआ है डायग्राम, बहुत अच्छा दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें मेन होता है। जब हम बॉन्डिंग वाली वीडियो में आपको डालूंगी तो उसमें मैं केमिस्ट्री की वीडियो में बॉन्डिंग में आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में काफ़ी कुछ बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है, वो हमारे 4 तरह के होते हैं, 4 तरह के। अभी जो मैं आप बना रही थी ना ACG, एक तो एडेनिन, एडेनिन इसे कैपिटल A से डिनोट करते हैं, गुआनिन, गुआनिन इसे G से डिनोट करते हैं, साइटोसिन, साइटोसिन इसे C से करते हैं, ठीक है। और थायामिन, थायामिन इसे हम T से करते हैं। तो जो हमारी ये नाइट्रोजनस बेस की कोडिंग आती है वो इस तरह से आती है। ये हमारा डीएनए है, डीएनए का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है हमारा। ये आप देख रहे हो कि 2 स्ट्रैंड है डीएनए के, डबल स्ट्रैंड वाला स्ट्रक्चर है। ये आपस में ज्वाइन होकर लैडर लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे लैडर होती है, लैडर लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और जो लैडर के रंग्स हैं, रंग्स वो हमारे नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बने हैं रंग्स, ठीक है। हमारे इसके अंदर 4 तरह के बेसिस पाए जाते हैं डीएनए में, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन को हम A से डिनोट कर रहे हैं, थायमिन को T से, गुआनिन को G से और साइटोसिन को C से, ठीक है। ये दोनों एक साथ होते हैं और ये दोनों एक साथ होते हैं। लेकिन जब डीएनए फॉर्मेशन होती है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होता है वहां पर एडेनिन जो बॉन्डिंग करता है वो थायमिन के साथ करता है, ठीक है, थायमिन के
साथ क्रॉस करता है, और जो गवानीन होता है वो साइटोसिन के साथ करता है। एडेनिन और थायमिन में आप देख रहे हो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड डॉटेड होते हैं, ये मैंने आपको खाली दिखाने के लिए, शो करने के लिए आपको डार्क लाइन से मेंशन किया है, वरना ये इस तरह से आपकी बुक में डॉटेड लाइन से दिए हुए हैं। और गवानीन और साइटोसिन के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। आरएनए जो होता है उसमें मैं आपको भी साथ साथ ही बता देती हूँ, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, एक ही स्ट्रैंड होता है उसमें, ठीक है, और उसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, यूरेसिल। तो अब आप समझ रहे होंगे नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ 5 टाइप्स, ठीक है, नॉट 4 टाइप्स। इसमें यूरेसिल भी होता है। यूरेसिल डीएनए में नहीं होता, यूरेसिल जो है यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और यूरेसिल जो हमारा होता है वो ये आरएनए में होता है, आरएनए में इन प्लेस ऑफ थायमिन, थायमिन की जगह पर, ठीक है। तो इसी तरह से इनका क्रॉस के बॉन्डिंग होती है। फिर आप देख रहे हो ये मैंने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया है, ये दिस इज द 1 न्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या होता है, 2 पेंटोज शुगर एक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच होते हैं। फिर शुगर के 1-2 सेकेंड कार्बन पर गवानीन लगा होता है। गवानीन 3 बॉन्ड से, 3 बॉन्ड है इसमें, 3 बॉन्ड्स के थ्रू साइटोसिन से फिर साइटोनिन इधर वाली शुगर के 1 2 3 4 5 वाले कार्बन से अटैच होता है, और यहाँ पर ये सेकेंड वाले कार्बन से पेंट जो फॉस्फेट है P उसका मॉलिक्यूल अटैच होता है, ठीक है। 2 न्यूक्लियोटाइड एक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल से अटैच होते हैं, ये इसका केमिकल कंपोजिशन होता है, ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आता है या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी वीडियो को प्लीज शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके साथ साथ इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। अब हमारा ये डीएनए का मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। उसके बाद हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया था हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जो कॉइलिंग और पैकेजिंग में, डीएनए की कॉइलिंग और पैकेजिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट बनाती है। उसकी एक स्ट्रक्चरल यूनिट को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम, ठीक है, न्यूक्लियोसोम कहते हैं हम। इसे मैं रब कर दूं यदि आपने ड्रॉ कर लिया हो तो, ठीक है। ओके चलो हम रब कर रहे हैं, इतना ड्रॉ कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। जो स्टोन प्रोटीन होती है हमारी, स्टोन प्रोटीन वो 8 टाइप्स की है, 8 टाइप्स, ठीक है। डीएनए का जो सेकंड पार्ट है वो हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैंने अभी आपको बताया ही है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में जो डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड में मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए हैं अभी, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 शुगर मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करते हैं, यानी कि 2 शुगर मॉलिक्यूल्स हैं जो पेंटोज हैं, मैंने अभी बताया था आपको पेंटोज शुगर होती है, उनको एक जो है फॉस्फेट मॉलिक्यूल ज्वाइन करता है, सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये। फिर यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं, ठीक है, जो आपस में जुड़े होते हैं, जैसे यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे जी हो गया। ये बताया था मैंने एडेनिन, गवानिन 5 टाइप के होते हैं, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ठीक है। जो आरएनए है हमारा उसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है,
बस इतना ही डिफरेंस होता है, और वो सिंगल थ्रेड होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। जैसे डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंड है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस तरह से हमारा आरएनए जो है वो केवल सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है, उसका भी ऑलमोस्ट कंपोजिशन ऐसा ही होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, बस उसमें थायमिन के जगह पर यूरेसिल लगा होता है। जैसे ए डबल बॉन्ड टी होता है, थायमिन ए हमेशा एडेनिन थायमिन के साथ अपना बॉन्ड बनाता है, और गुआनिन साइटोसिन के साथ हमेशा अपना बॉन्ड बनाता है। ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं गुआनिन और साइटोसिन, और एडेनिन और थायमिन जो है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। फिर इस तरह से ही ये पूरा यहाँ पर, ठीक है, और फिर ये पेंटोज शुगर का एक मॉलिक्यूल, और ये दोनों के दोनों आपस में फिर फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल से ज्वाइन होते हैं। तो ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब हम हिस्टोन प्रोटीन की बात करेंगे। मैंने थोड़ा सा आपको फ्रेम कर दिया है। जो हिस्टोन प्रोटीन है हमारी, वो डीएनए की कॉइलिंग, ये जो कॉइलिंग हो रही है और ये जो पैकेजिंग हो रही है, इसमें हेल्प करता है। 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट इन डीएनए, और न्यूक्लियोसोम बनाते हैं ये बहुत सारे। फिर न्यूक्लियोसोम मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और 1000 न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। 1000 न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू 1 डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, जो हमारे बॉडी है, दैट मीन्स कि उसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ मिलियंस न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम अपना जो न्यूक्लियस है वो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था। इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी हमारी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, ये हमारे न्यूक्लियोपोर थे। ठीक है, न्यूक्लियोपोर्स थे, ये न्यूक्लियोलस थी आपकी, और ये आपके क्रोमेटिन फाइबर्स या क्रोमेटिन रेटिकुलम था। जब रेस्टिंग फेज में होता है तो हमारी सेल का न्यूक्लियस हमें ऐसा ही दिखाई देता है, इसमें ये न्यूक्लियोप्लाज्म बिखरा हुआ था। ठीक है, अब जो हमारा ये इसका डायमीटर होता है न्यूक्लियस का, वो 6 μm होता है, 6 μm। ठीक है, तो डीएनए को बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर रहने की जरूरत पड़ती है। डीएनए जो इसमें पाया जाता है बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है। ये जो डीएनए है रेस्टिंग फेज में ये क्रोमेटिन फाइबर्स में पाया जाता है। डीएनए आपको बताया था मैंने, और जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं या थ्रेड्स हैं, ये रेटिकुलम की फॉर्म में हमारे न्यूक्लियस में रहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी उसको न्यूक्लियस में फिट होने के लिए सुपर कॉइल्ड भी होना पड़ता है। सुपर कॉइल्ड जैसे टेलीफोन का आपका लैंडलाइन या फिर आपका इंटरकॉम में जो रिसीवर होता है, ठीक है, उसका जो वायर होता है, देखा या उसको ना ज़्यादा ऐसे कॉइल्ड होता है वो, तो ये डीएनए इस फॉर्म में भी इसको रहना पड़ता है कई बार, जब स्पेस न्यूक्लियस में बहुत कम होता है। इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर के रूप में भी आपका जो आपके बुक में 10th में ये डायग्राम बहुत अच्छे से मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है, रहता है। तो अब हम जो है डीएनए का जो हाईली रिकमेंडेड डायग्राम है वो बनाएंगे क्रोमोसोम्स का। ठीक है, इस तरह से हमारे सिस्टर क्रोमेटिड हो गई। यहाँ पर ये आपस में अटैच रहते हैं इस तरह से, और फिर आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। आता नहीं है ये डायग्राम बनाने के लिए, डीएनए के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं मोस्टली 10th में, ठीक है, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन बस बुक में दिया हुआ है तो मैं आपको ये इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, पूरा शेड भी कर सकते हैं, कलरिंग भी कर सकते हैं आप इस पे, ठीक है।
तो न्यूक्लियस के अंदर ये इस फॉर्म में, जब सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो रही होती है, व्हेन द सेल इज कमिंग इनटू द डिवीजन फेज, ठीक है, जब ये सेल हमारी, जिसके अंदर हमारा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये इसकी जो वॉल है इसी फॉर्म में हो, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। ये इस तरह से है और ये आपका रेस्टिंग फेज में है। जब ये डिवीजन फेज में एंटर करती है तो ये सब आपके गायब हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, और ये न्यूक्लियर प्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म में बीच में सेंटर में बिखर जाता है। यहाँ पर जो क्रोमेटिन रेटिकुलम है, इसके जो थ्रेड्स हैं वे क्रोमोसोम्स की फॉर्म में बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। फिर जब वो स्टार्टिंग फेज में डिवीजन की एंटर करती है सेल, तो हमें हमारे क्रोमोसोम एक सिंगल क्रोमेटिन जो है वो इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है, ये इस तरह से दिखाई देते हैं हमें ये अलग अलग, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब हम इनको देखते हैं तो हमें इस तरह से दिखाई देते हैं हमारे ये, ठीक है। इनमें इस तरह से थ्रेड से लगे रहते हैं, हमें ज़्यादा हम इसी पे फोकस करते हैं। इसका इस तरह से क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, तो ये इस तरह से हमको ऐसे भी दिखाई देते हैं, डायग्राम दे रखा है। फिर ये और ज़्यादा ऐसे करके, फिर ऐसे करके इस तरह से, फिर ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इस तरह से बना रही हूँ इसको, ठीक है। फिर ये हमारा थ्रेड की फॉर्म में ऐसे, जस्ट लाइक दैट, इस तरह से हमको अपीयर होता है। यहाँ पे सब कोडिंग सब दिखाई देते हैं, उसी समय पर इसका एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो हमारा देखो ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम, ठीक है, एक क्रोमोसोम है। फिर इसका ये वाला पार्ट जो है वो क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा ये क्रोमेटिन फाइबर में, ये मैंने जो अभी बताया था ना कि टेलीफोन वायर की तरह, जस्ट लाइक अ टेलीफोन वायर, सुपर कॉइल्ड, ये भी हमारा आपकी बुक में मेंशन किया गया है, ये सुपर कॉइल्ड है आपका, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये आपके कॉइल्ड है, कॉइल्ड, ठीक है। और ये फिर आपकी जो बारीक बारीक से आपके थ्रेड इस तरह से मैंने मेंशन की है, ये डीएनए, ठीक है। और डीएनए, फिर ये हमारा जो है लास्ट में उन्होंने कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन, ये जो आपको नजर आ रहा है, डीएनए हम मेंशन करने के बजाय मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ डीएनए, ठीक है। और ये आपकी 8 हिस्टोन प्रोटीन की कोर, हिस्टोन प्रोटीन 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। क्लियर है आपको अच्छे से। और ये आपका डीएनए, यहाँ पे आपको बिल्कुल हाईलाइट किया हुआ है डीएनए, ये डीएनए जस्ट लाइक दैट, इसका पूरा स्ट्रक्चर। तो ये मैंने आपका पूरा हाईलाइट कर दिया, जो भी डायग्राम आपका था क्लियर कर दिया आपको। एक बार चलिए हम रिमाइंड करके चलते हैं ताकि आपको ये अभी के अभी लर्न हो जाए, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको रेस्टिंग फेज में हमारा न्यूक्लियस बताया सेल के अंदर, इसका जो वॉल्यूम होता है मैंने बताया 6 μm होता है, ठीक है। जब रेस्टिंग फेज में होती है हमारी सेल तो ये हमारा थ्रेड के फॉर्म में होते हैं और हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में होता है डीएनए, तब हम उसको बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, ठीक है। जब हमारी सेल डिवीजन के लिए रेडी होती है, व्हेन द सेल इज प्रिपेयर्ड फॉर डिवीजन, ठीक है, तो हमारा न्यूक्लियस इस तरह से होता है। और हमारी ये अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी तो मैं थोड़ा बहुत ही आपको हिंट दे रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आ जाते हैं। फिर हमारे जब स्टार्टिंग फेज स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम इंटरफेज कहते हैं डिवीजन की, तो हमारे क्रोमोसोम्स इस फॉर्म में होते हैं और ये फॉर्म मैंने आपको यहाँ पर
सेपरेटली ड्रॉ करके बताइए। ये आपको क्रोमोसोम है जो आपके डिवीजन की फर्स्ट स्टेज में ऐसे आपको दिखाई देते हैं। एक को क्रोमेटिड कहते हैं, दो को क्रोमेटिड सिस्टर्स कहते हैं। उसके बाद ये हमारे क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। फिर ये डीएनए यहाँ पर इसको पूरे को फिर हमने यहाँ पे इलेबोरेट किया है कि ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। फिर इन पर आपका डीएनए यहाँ पर लगा हुआ है। डीएनए का ये वाला डबल हेलिकल डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने आपको बताया था, 2 बार बता चुकी हूँ कि 2 शुगर पेंटोज शुगर के 2 मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल से ज्वाइन होता है। फिर हमारी ये नाइट्रोजिनस बेस होते हैं जो एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन होते हैं। गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ा होता है, एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ा होता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं ये। फिर यहाँ पर फर्दर शुगर पेंटोज शुगर लगी होती है और ये फॉस्फेट ग्रुप से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल से आपस में ज्वाइन होता है। ये मैंने आपको एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना के दिखाया और मैंने कहा था कि इसकी भी जो सिंपल फॉर्म होती है वो न्यूक्लियोसोम होती है और हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ बिलियंस न्यूक्लियोसोम्स पाए जाते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको सारा समझा दिया, थोड़ा सा हम थ्योरी पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक जो हमारा क्रोमोसोम्स के बारे में आपकी बुक में दे रखा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब हम इस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ किया ही है, ये आपका सेंट्रोमियर है और ये मैंने आपको बताया कि ये पूरा तो आपका क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन, ठीक है। 2 देख रहे हो, ये इस तरह से होता है ना, एक पेयर ये और एक पेयर ये लगा होता है। जब 4वां पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये क्रोमेटिन है हमारा, यहाँ पर ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर आपने उस दिन से सेल के वीडियो में, मेरे 9th क्लास का जो सेल का वीडियो मैंने डाला है वो आप देख भी सकते हो। सेंट्रोमियर ये है। अगर आपको लाइक पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिए। प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा लाइक, क्योंकि लाइक करने से ही फिर मेरे अंदर भी थोड़ी एनर्जी जनरेट होगी और मैं और ज़्यादा वीडियो अपलोड करने के लिए इससे इंस्पायर होंगी, ठीक है। लाइक जरूर करिएगा प्लीज़, ठीक है। तो ये हमारा जो है सेंट्रोमियर है। अब हम थोड़ा सा थ्योरी है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस फ्रॉम द बुक पढ़ाऊंगी। तो जो हमारी कंडेंस्ड फॉर्म है, ये मैंने बताया आपको डिवीजन के, जब डिवीजन में होती है हमारी सेल तब हमें दिखाई देते हैं क्रोमोसोम। जहाँ पर जिस पॉइंट पर अटैच होते हैं उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। तो और ये सेंट्रियोल पर जो है, जब सेंट्रियोल पॉइंट जो है उस पर यहाँ पर सेंट्रोमियर क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। जब उसके एस्ट्रोलेज और माइक्रोट्यूब्यूल्स का जब डिवीजन में पार्टिसिपेशन करते हैं वो, तो ये वहीं पर लगते हैं जो सेल प्लेट बनती है हमारी। फिर वो दोनों के दोनों एक दूसरे से पोल पर चले जाते हैं। अभी मैं धीरे धीरे उस वाले टॉपिक पे आऊँगी, ठीक है। तो ये जो हमारे क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमियर है, इसकी एक पर्टिकुलर स्टेट होती है, पर्टिकुलर स्टेट। और ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ये साइज में लेंथ में सेम हो, ये छोटे बड़े भी हो सकते हैं। आपकी बुक में दिखाया भी और हल्का सा मैंने भी देखो डिफरेंशिएशन इनमें किया है, तो इसलिए डायग्राम से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स है, मैंने बताया ना इससे अटैच रहते हैं स्पिंडल फाइबर्स, वो हमारे एक्टिव रोल प्ले करते हैं क्रोमोसोम्स के डिवीजन में। जब हमारा सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन से पहले क्रोमोसोम डिवीजन होता है, उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और फिर हमारी सेल 1 से 2 में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो एज द जो ये स्पिंडल फाइबर्स इनसे जो लगे होते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट्स द सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं दे आर सेपरेटेड एट द सेंट्रोमियर, यानी कि इनकी इस तरह से पोजीशन हो जाती है, ठीक है। देखिएगा इस तरह से इनकी पोजीशन हो जाती है, सेपरेट हो जाते हैं, ये इस फॉर्म में आ जाते हैं। उसके बाद जो है हमारा सेल का डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और तब हम दोबारा से इनको वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं,
ठीक है, 1 से 2 हमारे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं और वो पोल्स पर चले जाते हैं। देखो जाते हुए दिख भी रहे हैं। अगर हम इस तरह से सेल को ड्रॉ करें और ये इस तरह से डिफरेंशिएट कर दें तो ये 2 पोल्स पर हमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जो इसमें एक छोटा सा टॉपिक और दिया है आपकी बुक में, जीन्स। जीन्स क्या है? जीन्स हमारे स्पेसिफिक, जो ये न्यूक्लियोटाइड बनाए हैं इनका स्पेसिफिक कोडिंग जो होता है एक विशेष क्रम में ये लगे होता है। अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ स्पेशल सीक्वेंस, ठीक है, एट डीएनए और एट क्रोमोसोम्स और इन द न्यूक्लियस और इन द सेल। ठीक है, तो ये हमारे जीन्स कहलाते हैं। जीन्स में जो है हमारी पर्टिकुलर प्रोटीन होती है जो हमारे पर्टिकुलर फीचर्स को शो करती है। ठीक है, उसी प्रोटीन की वजह से जो अगर 2 भाई बहन एक जैसे हैं या ट्विंस भी एक जैसे हैं और उनकी कोडिंग डिफरेंट है, तब भी वो एक जैसे होते हुए भी हमें डिफरेंट दिखाई देते हैं। तो वो सब जीन्स की वजह से होता है। जीन्स जो होते हैं हमारे डीएनए, जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए उन्हीं पर लगा होता है, जीन्स पर, और दीज आर रेस्पॉन्सिबल टू कैरी और टू ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। यानी कि जो बच्चों में माता पिता के गुण जाते हैं, या फिर मैंने कल भी बताया था कि जो हमारे जैसे एलिफेंट का बेबी एलिफेंट होगा या हॉर्स का हॉर्स जैसा ही होगा, या ह्यूमन बेबी का जो किड है वो उसके जैसा ही होगा, ये सब इन्हीं कोडिंग की वजह से होता है। ठीक है, अगर ये कोडिंग जरा भी डिस्टॉर्टेड हो जाती है या चेंज हो जाती है तो बॉडी में एकदम से ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा से, एकदम से इतने ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो ये कोडिंग जो डीएनए सैंपलिंग ली जाती है, आपने कई बार सुना भी होगा कि हम तुम्हारा डीएनए सैंपल लेंगे और उससे तुम्हें रिकॉग्नाइज करेंगे, तो ये कोडिंग ही उसमें रिकॉग्नाइज होती है। जीन्स के ऊपर जो लगी हुई होती है न्यूक्लियोटाइड में जो कोडिंग होती है, वो हर इंसान की कोडिंग अलग है, हर जीव की, इंसान की क्या है, हर ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर कोडिंग है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जिसमें हम सेल डिवीजन को काफ़ी इलेबोरेट फॉर्म में पढ़ेंगे। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।